ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे दो साथी रिपोर्टर, पुणे से प्रतीक गोयल और दफ्तर में मौजूद है अवधेश कुमार। आप दोनों का पॉडकास्ट में स्वागत है। शुक्रिया बसंत। मुख्यतः हम दो रिपोर्ट पे बात करेंगे। एक प्रतीक गोयल की स्टोरी है जो काफ़ी चर्चा में रही पिछले एक सप्ताह से। वो है एक बिजनेसमैन है श्याम सुंदर भरतिया, उन पर एक महिला एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है यौन शोषण का, और उसमें काफ़ी विस्तार में प्रतीक गए हैं कि कहाँ से कहानी शुरू हुई, कौन कौन उसकी कड़ी हैं। तो ये रिपोर्ट है और ये पेबॉल पे है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब तक अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए। वहीं अवधेश की स्टोरी है संभल से। आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ एक महीनों से संभल चर्चा में है। वहाँ पर एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, उसमें हिंसा हुई, और हिंसा के बाद जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ समय से कर रही है कि जब कोई हिंसा होती है अगर वो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हो तो यूपी पुलिस उसमें शामिल, कथित रूप से शामिल लोगों का एक पोस्टर सड़कों पे चिपका देती है कि इनकी तलाश पुलिस कर रही है। और दूसरे मामलों में ऐसा कम देखा गया है, अगर दूसरा कोई तबका हिंसा में शामिल हो तो ऐसा कम होता है। तो हम अवधेश से ये संभल की स्टोरी पे बात करेंगे। शुरुआत प्रतीक गोयल से करते हैं। प्रतीक जी, आपकी जो स्टोरी है श्याम सुंदर भरतिया, इसको आए हुए एक सप्ताह हो गया, कोई इसमें अपडेट है, क्या हुआ? नहीं, अभी एक अपन उसका फॉलो अप कर रहे हैं जी, तो वो थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेट करना है जी, हाँ, अभी वैसे अपडेट तो कुछ नहीं हुआ इस केस में। जी, कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक, जी। और होगी कि नहीं ये भी एक थोड़ा सा मतलब अपन कह नहीं सकते कुछ। तो वो बेसिकली एक अभिनेत्री हैं जो 2014 से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और 2023 में वो एक पूजा सिंह नाम की महिला से मिली और उनको एक अभिनेता हाशिम खान ने मिलवाया था, प्रोड्यूसर ने मिलवाया था, उनका निधन हो गया और उसके बाद ये चलता रहा। क्या मामला है और इसमें कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा तब जाके एफआईआर हुआ, तो थोड़ा इसको संक्षेप में समझाएंगे क्या है? हाँ, एक तो ये जो एक्ट्रेस हैं ये काफी फिल्मों में आ भी चुकी हैं, मतलब तो है थोड़ा अपकमिंग एक्ट्रेस। और दूसरा ये है कि ये जो एक अपने प्रोड्यूसर दोस्त थे उनके थ्रू ये पूजा सिंह नाम की इस लेडी से मिली थी। तो ये जो पूजा सिंह है ये इन्होंने इनको श्याम सुंदर भारतिया से मिलवाया था फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने जब उनको मिलवाया तो इनकी पहले पूजा सिंह और इनकी दोस्ती होती गई, फोन पे बात करती थी। और वो जब हाशिम खान ने इनको उनसे मिलवाया था तो बोला था कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी वेल कनेक्टेड है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स इनसे दोस्त है और वो नए अपकमिंग एक्ट्रेसेस को मदद करती हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो ऐसी दोस्ती हो गई। तो ऐसा इनका कोई प्रोजेक्ट था जिनका फ्रेंड जो एक्ट्रेस है उनका कर रहा था, तो उसमें उनको कुछ फंड्स की जरूरत थी। तो ऐसी बातचीत में उनसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो आजकल, ये हो, तो उन्होंने बताया। तो बोले मैं एक इन्वेस्टर को जानती हूँ और वो उससे हम बात कर सकते हैं कि मे बी शायद वो फंड्स कर सके इस प्रोजेक्ट को। तो जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो भारतीय जो है उनसे उन्होंने उनकी मुलाकात कराई एक 5 स्टार होटल में। उसके बाद उसी मुलाकात के दौरान उनसे बोला गया कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो सिंगापुर में होगी। तो जब उस एक्ट्रेस ने ये पूजा सिंह से पूछा कि ये अगली मीटिंग सिंगापुर में क्यों बुला रहे थे, तो उसने बोला कि ये बड़े लोगों का, इन्फ्लुएंशियल लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है जी। और उसके बाद फिर वो उसके नेक्स्ट डे उसी एक्ट्रेस को उनके क्रेडिट कार्ड से उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भेजी उन्होंने श्याम सुंदर भारतिया की, जो मतलब एफआईआर और जो एक्ट्रेस का स्टेटमेंट है और जो पिटीशन है अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग जब भेजी उन्होंने वहां पे, तो उसमें उनको बोला कि आप इससे टिकट बुक कराओ। तो सिंगापुर का टिकट बुक हुआ। सिंगापुर एयरलाइंस 2 बिजनेस क्लास टिकट जो 4.5 लाख रुपए का टिकट था पूरा राउंड ट्रिप उनका। फिर ये दोनों वहां पे जाती हैं, वहीं उनके घर पे रहती हैं, और वहां पे उन्होंने जो आरोप लगाए कि वहां पे उनके साथ उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ जी। और जब ये बलात्कार हो रहा था तो वो ये भी उनके लॉयर मुझे बता रही थी कि उनका ये कहना है कि वो जो पूजा सिंह थी, मतलब उनको बेसिकली उनका कहना था कि उनकी ड्रिंक को स्पाइक किया गया, अल्कोहल जो वो उन्होंने मना किया था कि मैं नहीं पीऊंगी पहले। तो उन्होंने बाद फिर वो पूजा सिंह ने उनको बोला कि अगर ये क्यों नाराज कर रही हो, वरना हो सकता है तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें जी। तो उन्होंने फिर ड्रिंक करा और फिर उसके बाद बोल रही कि मेरे को मतलब मैं अपना जो कॉन्शियस है वो मतलब कॉन्शियसनेस था नहीं, मेरे को बेहोशी सी होती आ रही थी, मेरे को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था लेकिन मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी।
और उसके बाद उनका बलात्कार हुआ, और वो ये उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये पूजा सिंह ने सब उनका वीडियो बनाता है, जी। सिर्फ इस महिला का, सिर्फ एक्ट्रेस का। उसके बाद वो काफी बार उनको मतलब उन्होंने बोला कि मेरे को ब्लैकमेल किया कि मैं वीडियो कर दूंगी। और उसके बाद उन्होंने जो बोला है कि उसके बाद उनकी श्याम सुंदर भाटिया से और भी जगह ताज का जो बॉम्बे में ताजलैंड में एक बार बुलाया, बांद्रा में, उसके बाद आईटीसी ग्रैंड मराठा में बुलाया, उसके बाद दिल्ली का जो JW मैरियट है वहां पे उनके साथ मीटिंग्स हुई। और ये इसके मतलब ये जो आरोप हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमने हमने ये सब जो टिकट्स भी देखे थे, इसके फ्लाइट के टिकट्स देखे थे, होटल की बुकिंग के वो देखे थे, मतलब बुकिंग का जो स्टेप्स होते हैं वो और इनके नाम पे रूम बुक होता था, और दिल्ली के इनके फ्लाइट जाने के भी टिकट थे। अब हुआ ये कि उसके बाद प्रोजेक्ट फंड की बात भी हो गई और 9.5 करोड़, करीबन 9.44 करोड़ रुपए इन्होंने कंपनी फॉर्म करी, वो जो पूजा सिंह है उन्होंने उसमें इनको भी डायरेक्टर बनाया, इस एक्ट्रेस को, और 9.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ये ट्रांसफर एक अनजान कंपनी के नाम से हुए थे, जिसको हमने पता किया, ट्रैक किया, तो वो जुबिलेंट ग्रुप की ही कंपनी थी। जी जी। ये मतलब क्योंकि उन्होंने तो आरोप लगा, लेकिन हमको चेक करना था कि भाई ये सही में वही, क्योंकि वो कंपनी का नाम लग नहीं रहा था कि किसी तरीके से कि उन भारतीय उनकी कंपनी होगी वो। लेकिन जब ट्रैक किया तो एड्रेस सेम निकला, और जुबिलेंट ग्रुप का जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट थे वो उस ग्रुप का, उनका ईमेल वगैरह उसमें सब दिया हुआ था जी। तो बाद में हुआ कि इसको इस एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि ये जो है पूरा मामला है कि उसने पहले तो पूजा सिंह ने इनको डायरेक्टरशिप से बाहर कर दिया, ठीक है, अचानक से जी। और वो पूरे पैसे उन्होंने अपने पास रख लिए। उसके बाद वो उनका ये था कि वो उनको बार बार हैरेस करती थी पूजा सिंह, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने की कोशिश भी करी। पूजा सिंह ने पहले कंप्लेंट उसके अगेंस्ट करने की कोशिश करी कि ये मेरे को धमकी देती है कि लॉरेंस बिश्नोई से मेरे को मरवा देगी जी। तो इस तरीके से वो हैरेसमेंट उसका बढ़ते गया। तो फिर नवंबर में वो उसने पुलिस में जाके कंप्लेंट देने की कोशिश करी थाने में, थाने के एक पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस ने कंप्लेंट ली नहीं। 3-1 महीने तक चलता रहा, फिर फाइनली वो कोर्ट में गई जी। तो कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए बोला कि इसमें आप इनकी कंप्लेंट दाखिल करिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए जी। तो ये पूरा मामला है। उसके बाद जो पूजा सिंह के बारे में जो पता लगा है, जो इस पूरे मामले में जो है, पूजा सिंह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जी जी। क्योंकि पूजा सिंह के जो पति हैं कमलजीत सिंह जी जी, वो 2007 में 2005 में सॉरी दिल्ली में पकड़ाए गए थे जी जी। वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूशन मतलब रिंग चलाते हैं, रैकेट चलाते हैं बहुत बड़ा जी, जिसका यूनाइटेड नेशन के साइट पे भी उसका जिक्र है जी जी। और मतलब वो उस जमाने में भी आप सोचो 1997 में भी जब ये सब उसका जो उसको उस रैकेट के बारे में जब अरेस्ट तो 2005 में हुआ था जी, लेकिन 1985-87 से वो चल रहा था। और 1997 में जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है जी जी, ठीक है, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का और वो सब की कॉपी है अपने पास उसमें जी जी। तो उसमें मेंशन है कि उस जमाने में वो 20,000 रुपीज इस तरीके से चार्ज, वो इस तरीके मतलब इस हाई लेवल का रैकेट चलाते थे वो, जिसमें मॉडल्स, एक्ट्रेसेस और ये यंग कॉलेज की जो लड़कियां होती हैं वो उनको वो लेवर करके इस तरीके से पूरा रैकेट चलता था। 5 स्टार होटल्स में बुकिंग्स होती थी, मतलब बॉम्बे से, दिल्ली से, बैंगलोर से। तो इस तरीके का बहुत ही ऑर्गेनाइज रैकेट था वो उनका जी जी। उसका जो पति है पूजा सिंह का जी जी, कमलजीत सिंह। और ये और पूजा सिंह ने बहुत सारी कंपनी खोल रखी हैं, अभी उसके बारे में पता कर रहे हैं। वो कंपनी ऐसी है कि वो कुछ कंपनियां उनके ड्राइवर के नाम पे हैं जी, लेकिन कुछ नहीं है उसमें, वो चालू होती हैं और स्ट्राइक ऑफ हो जाती हैं जी जी, मतलब पेमेंट्स आते हैं और वो स्ट्राइक ऑफ हो जाती है, उसकी शायद फाइलिंग भी नहीं है जी ऐसी कंपनीज की जी जी। और जो थोड़ा सा इंडस्ट्री में जो अपने अपने सोर्सेज से पता किया है जी, तो वो ये है कि वो भी इस तरीके का जो पूजा सिंह है जी, वो भी इसी तरीके से ऑपरेट करती है। अच्छा, उन पे अभी मतलब एलिगेशन उन पे भी लग रहे हैं। हाँ, मतलब वो कमलजीत सिंह जिस तरीके से वो करते थे, तो वो भी जो कुछ अपने सोर्सेज से पता चला है वो ये पता चला है कि वो भी इसी तरीके की एक हाई प्रोफाइल। और ये जो कमलजीत सिंह का भी है, मतलब उसके जो क्लाइंट्स थे उनको बोला जाता था कैडिलैक पिम्प। अच्छा, कैडिलैक गाड़ी में घूमते थे वो। अच्छा, और इतने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे कि मतलब बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल जी, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा। और दिल्ली में एक सोनू पंजाबन भी थी। हाँ हाँ, तो वो सोनू पंजाबन से भी एक ऊपर लेवल का उसका जो हिसाब किताब वैसा था जी। तो लेकिन श्याम सुंदर भरतिया ने मतलब उनसे तो हमारी बातचीत नहीं हो पाई, स्टोरी में जो मेंशन है। हाँ, उन्होंने जरूर ये उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि ये सब बिल्कुल तमाम चीजें झूठी हैं। तो वो तो ऑब्वियसली पुलिस का मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जी।
हाँ, ये है कि उसमें एक हमको एक फोटो एक्सेस हुआ था जिसमें श्याम सुंदर भारती और पूजा सिंह साथ में है, जो हमने स्टोरी में भी लगाया था जी बाकी ये तो डेफिनेटली मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि ये बात सच है झूठ है क्या है जो भी है जी उनके ऊपर एलिगेशन है वो तो कोर्ट से ही साबित होगा जी और जी। इन्वेस्टिगेशन से साबित होगा। तो अभी सर जांच चल रही है, पुलिस का क्या कहना है सर? पुलिस तो अभी इसमें कुछ कह नहीं रही है, जी मतलब जैसा कि जिस तरीके से कोर्ट ने तो बोला, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई उसमें जनरली होती है ऐसे हाँ केसेस में कि तुरंत एक्शन होता है या मतलब एक्शन से ज्यादा या क्वेश्चनिंग चालू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन हो, तो वैसा तो अब तक कोई अपडेट नहीं जी है जी जी फिलहाल। जी। तो हम अपनी इस बातचीत में आपको इतना ही बताएँगे क्योंकि ये स्टोरी पेवॉल के पीछे है, क्योंकि इसमें एक एफआईआर है, एक शिकायत की कॉपी है और एक एफिडेविट है। तो आप इन तीनों में क्या-क्या शामिल है, कब, कहाँ, कौन गया, कैसे कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया, फिर हटाया गया और आखिर कब अभिनेत्री ने शिकायत करने की कोशिश की, उनकी शिकायत नहीं ली गई, तमाम चीज़ों को आप विस्तार में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए दोनों भाषाओं में मौजूद है हमारे वेबसाइट पे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें। अब हम अवधेश पे लौटते हैं और अवधेश की स्टोरी है संभल से। संभल से लगातार हमारे साथी अवधेश रिपोर्ट कर रहे हैं। पिछले सप्ताह इन्होंने एक रिपोर्ट की थी कि कैसे मीडिया वहाँ के हालात को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। उसमें भी 2 राष्ट्रीय अखबार थे, काफ़ी नामचीन दोनों अखबार हैं। आपने वो स्टोरी देखी होगी, पिछले RW पॉडकास्ट में अवधेश ने उस पर विस्तार से बात भी की है। ये जो दूसरी स्टोरी है, ये एक कभी भी राइट्स होते हैं या कोई बवाल होता है, उसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई होती है, वो एक तरीके से लगभग हर स्टेट में सेम ही है। हमने दिल्ली राइट्स के दौरान देखा और वहीं यूपी में भी दिख रहा है, जो अवधेश की स्टोरी कहती है। अवधेश, स्टोरी के बारे में थोड़ा बताएं कि आखिर स्टोरी है क्या, किस मसले पे? असल में अभी कुछ समय से थोड़ा सा शांत था संभल जी लेकिन अचानक से वहाँ जो शाही जामा मस्जिद है जिसको हाँ, लेकर विवाद बवाल चल रहा है ना, तो वहाँ पर क्या कि करीब 74 युवकों की तस्वीरें वहाँ चस्पा की गई जी जी और उस चस्पा करने के साथ साथ एक और इनसे अलग एक और मौलाना है, उनकी तस्वीर चस्पा की गई 13 तारीख को। जी 13 तारीख को एक मौलाना की तस्वीर चस्पा होती है जिसका टोपी है, आंखों पे चश्मा है और दाढ़ी है। पुलिस ने कहा मतलब चिपकाया गया दीवार पे। हाँ, तो पुलिस ने कहा कि ये वो आदमी है जिसने अपने लोगों को उकसाने की कोशिश की और भीड़ जो है उग्र हो गई और जिसके बाद लोगों ने जो है पुलिस पे पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का ऐसा कहना है और इसी के आदमी के कहने के बाद जो है वहां पर हिंसा फैली। पूरा जो सरगना है पुलिस इसको बता रही है। ये 13 तारीख को पोस्टर लगा, 13 दिसंबर या 13 फरवरी। इन मौलाना के अलावा 74 लोगों की और तस्वीरें चस्पा की गई हैं, वो संभल की शाही जामा मस्जिद पे और इसके अलावा तमाम सार्वजनिक जगहों पे लगाई गई हैं और उसके नीचे लिखा है कि मतलब इन लोगों को बताने वालों के लिए इनाम भी दिया जाएगा और वो लोग अनआइडेंटिफाइड हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है कि वो कौन हैं, कहाँ से हैं, उनके घर कहाँ पर हैं। हालांकि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, क्योंकि उनके मतलब रुमाल भी उन्होंने नहीं बांधा हुआ है। तो हम उसी के लिए जब हमने लोगों से बात की, वहाँ आसपास देखा, तो ये हुआ कि उसके बाद से थोड़ी सी हलचल और बढ़ गई है वहाँ पर संभल में, क्योंकि 74 लोगों की तस्वीरें लगना, फिर उनको ढूंढना, पुलिस की बाइट्स आना बार बार। और एक बात ये हुई, जब ये पोस्टर लगाए जा रहे थे तब भी वहाँ पे एक विवाद हो गया था, क्योंकि जो मस्जिद के सदर हैं जफ़र, उन्होंने कहा था कि भाई ये पोस्टर आप यहाँ मत लगाइए, इनको मस्जिद के अलावा कहीं भी आप लगा दीजिए, क्योंकि ये जामा मस्जिद है और ये मस्जिद है, हमारा धार्मिक स्थल, इसकी दीवार पर मत लगाइए। तो उसको लेकर भी बवाल हुआ था, उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया था उस दौरान, ये एक अलग बात हो गई। तो इसके बाद से यहाँ गर्मा गर्मी हुई। तो हमने जो अपनी रिपोर्ट में पाया कि नवंबर में ये घटना घटी थी, है ना, 24 नवंबर को 2024 में दूसरा सर्वे हुआ था, तब ये घटना हुई थी। पहला सर्वे 19 को हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। 24 में जब दोबारा सर्वे हुआ तब ये हिंसा फैली थी और उसके बाद करीब 4 दिसंबर को एक लड़के की गिरफ्तारी होती है, फैज़ान की, और फैज़ान की माता है गुलशन। तो जब 4 दिसंबर को ये गिरफ्तारी होती है फैज़ान की, तो फैज़ान की माँ थाने जाती हैं कि भाई मेरा बेटा आपने क्यों गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने तब कहा था कि आपका बेटा पत्थरबाजी कर रहा था। कि पत्थरबाजी कैसे कर रहा था, हमारा बेटा तो घर पे था या वो काम पर था। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए 10 तस्वीरें। तो उसको तब 2 तस्वीरें दिखाई गई थी और जब ये 2 तस्वीरें दिखाई गई तो
उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है। और मैं यहाँ एक बात और जोड़ दूँ बसंत, क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट में नहीं है, मैं तुमको बता दूँ, ये तस्वीरें मेरे पास भी आई थी सेम डे या करीब 5 तारीख को, 5 दिसंबर को ये तस्वीर मुझे भेजी गई दोनों। और एक रोती हुई महिला ने मुझसे फ़ोन पे बात करते हुए कहा कि मेरे बेटे को पुलिस उठा कर ले गई है और जो तस्वीरें मुझे पुलिस दिखा रही है नखासा थाने की, वो मेरा बेटा नहीं है। मैं क्या करूँ? वो रोते हुए मुझे फ़ोन किया था और उसकी तस्वीरें उस समय की मेरे मोबाइल में मेंशन है। अभी जब मैं गया तो हमने सोचा कि उस महिला से भी मिल लेते हैं। तो अभी जो मतलब दिलचस्प बात यह है कि वही तस्वीर जब उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, वही सेम दोनों तस्वीरें, उनकी एक तस्वीर उन 74 लोगों में शामिल है, यानी जो अज्ञात लोग हैं, अनआइडेंटिफाइड हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि जो लड़का 4 तारीख को गिरफ्तार हो गया, वो आइडेंटिफाइड हो गया कि लड़का गिरफ्तार हो गया है, इनका बेटा है। हालांकि उनकी माँ का अभी भी दावा कि मेरा बेटा नहीं है, ना मेरे बेटे पैसे कपड़े हैं। तो वो लड़का अब इतने दिन बाद, करीब 2.5-3 महीने बाद, वो अनआइडेंटिफाइड लोगों की सूची में क्यों है? तो ये एक पुलिस की बड़ी लापरवाही कह सकते हैं इसको। हाँ, बेसिकली स्टोरी ये है कि एक 4 दिसंबर को पुलिस किसी को अरेस्ट करती है। ये इनका नाम है फैजान को गिरफ्तार करती है। जब उनकी मदर पहुंचती हैं पुलिस के पास, तो वो कहती है पुलिस की ये हमारे पास एविडेंस है, आपका बेटा उस भीड़ में था, पत्थरबाजी कर रहा था। महिला कहती है कि नहीं, ये मेरे बेटे की तस्वीर नहीं है, लेकिन पुलिस अरेस्ट कर लेती है, फैजान को जेल भेज देती है। लगभग 1.5-2 महीने बाद जब पोस्टर चिपकाया जाता है तो उसमें वो सेम तस्वीर है जो फैजान की माता को दिखाया गया था। तो अधेश सवाल ये उठता है कि पुलिस ने आखिर ये तस्वीर लगाई क्यों? आपकी बात हुई होगी पुलिस से कि भाई जब आपने अरेस्ट कर लिया ऑलरेडी और आपने बता दिया कि ये फैजान है, तो फिर पोस्टर क्यों लगा? देखिए, मैं यहाँ वो तस्वीर भी दिखा दूं एक बार। हाँ, ये वो तस्वीर है और इसमें यहाँ डेट भी आ रही है कि मतलब ये मुझे कितनी तारीख को भेजी गई है ये तस्वीर जी। तो ये 5 दिसंबर को मुझे भेजी गई है तस्वीर जी। यही वो दोनों तस्वीरें हैं जो पुलिस दिखा रही है फैजान के रूप में 74 लोगों में चस्पा की है। मैं गया वहाँ पर, नखासा थाने में गया, तो वहाँ की क्योंकि SHO ने ही ये पूरा मामला उनके संज्ञान में था, तब ये गिरफ्तारी हुई थी फैजान की। तो मैंने नखासा थाने में गया, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की SHO से। फिर मैंने कहा कि मेरा ये सवाल है, तो उन्होंने इस पर बात करने से मना कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है, जो पोस्टर लगाने की टीम है वो अलग है, SIT लगा रही है। उन्होंने ऐसे करके मतलब जवाब नहीं दिया एक तरह से। उसके बाद फिर मैंने जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, फिर मैंने उनसे भी सवाल किया इसको लेकर। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखिए, उन्होंने भी सेम जवाब दिया पहले कि मतलब जो पोस्टर लगा रही है वो टीम अलग है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है, वैसे तो हमने बहुत ही ध्यान से मतलब लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये मिस्टेक हो गई हो। पोस्टर गिरफ्तारी मिस्टेक या पोस्टर मिस्टेक? नहीं, पोस्टर वाली। अच्छा, पोस्टर वाली मिस्टेक हो गई हो, उन्होंने ये भी कहा। और इस बीच उन्होंने एक बात और कही कि देखिए, हमारा मकसद 74 जो लोग हैं इनको पकड़ना तो है ही, लेकिन ये सेकेंडरी है हमारे लिए। जो हमारे लिए प्रायोरिटी पे है वो मौलाना है, जिसकी तस्वीर हमने चिपकाई है, जो टोपी वाला है, दाढ़ी वाला मौलाना है, जिसने भीड़ को उकसाने का काम किया। हम उसकी तलाश में ज़्यादा है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है इस पूरे गेम का। जी। तो उन्होंने कहा गलती हुई होगी, लेकिन उनकी गलती के कारण अगर मान लेते हैं कि वो फोटो फैजान की नहीं है, तो फैजान को अरेस्ट किस बेस पे पुलिस ने किया? सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो फोटो फैजान की है, तो अगर क्या फिर इस तस्वीर के नाम पे किसी और को भी अरेस्ट किया जाएगा? उनकी माँ ने यही मुझसे कहा कि क्या मेरे जो बेटा गिरफ्तार कर लिया, और तो फिर ये पोस्टर में तस्वीर क्यों है? क्या ये इसकी आड़ में किसी और को भी गिरफ्तार करना चाह रहे हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है कि तस्वीर गलती से छप गई है। सवाल ये भी है कि उसकी माँ डे 1 से ये कह रही है कि मेरा बेटा है ही नहीं, ना उस पैसे कपड़े हैं। तो फिर, और जब दूसरी बात ये कि आपने पकड़ लिया और ये साबित कर दिया कि मेरा बेटा है, अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं, तो ये आइडेंटिफाइड जब हो गया दिसंबर में ही, तो अब आके फरवरी में उसकी तस्वीरें क्यों सार्वजनिक जगहों पे लगाई जा रही हैं कि ये लड़का अनआइडेंटिफाइड है? ये बात है। होता कई बार यही है। और आखिरी में दंगों के मामले में हमने देखा है, खासकर हम दिल्ली राइट्स की बात करें, कि पुलिस शुरुआत में बहुत लोगों को अरेस्ट कर लेती है अपने मतलब कि सोर्सेज के हवाले से, लेकिन पुलिस उसको साबित नहीं कर पाती, और वो व्यक्ति 3 साल 4 साल 5 साल जेल में रहने के बाद वो जमानत पे बाहर आता है, और पुलिस को कई बार आपने देखा होगा अखबारों में डांट पड़ती है कोर्ट के जरिए कि आप एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं। और देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो अभी आपने बात कही कि जब मैं ये स्टोरी कर रहा था तो मुझे और बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जैसे वो बेचता है, वो पापे बिस्किट बेचने का काम करता है, तो जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो CCTV में आ गया होगा वो, क्योंकि वो साइकिल से ठेली लेके
जाके वो बेचता था, सीसीटीवी में आ गया, उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, या फिर वहाँ से गुजर रहा था तो फायरिंग में वो आ गया। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे थे कि मतलब कोई देख भी रहा है, अगर मान लो सीसीटीवी कैमरे में आ गया तो उसको भी अरेस्ट कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। भीड़ में जो व्यक्ति होता है अगर किसी घटना को अंजाम देता है तो पूरा भीड़ उसके शक के दायरे में आती है। अभी तक अवधेश की रिपोर्ट के मुताबिक संभल में जो हिंसा हुई थी 89 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और 86 लोगों की तलाश कर रही है। अभी संभल आप लगातार जा रहे हैं, अभी वहाँ पे हालात क्या है? हालात अभी पहले से सामान्य हैं, लेकिन लोगों में एक तरह का खौफ तो है। उसकी वजह यह है कि पुलिस कभी भी कहीं भी छापेमारी करके लोगों को उठा रही है और ये बता रही है कि ये लड़का हिंसा में शामिल था। तो एक जो डर का माहौल है वो तो बना हुआ है, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला माहौल नहीं रह गया है संभल में। तो उस तरह की स्थिति है, क्योंकि अभी क्या है कि 38 नई चौकियां वहाँ पर बन रही हैं। पुलिस का लगातार जो मार्च है वो लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चौराहों पर पुलिस बैठी हुई है। थानों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई है। शहर में अलग अलग इलाकों में पुलिस की मौजूदगी है। तो मतलब उस तरह का सामान्य माहौल नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। तो वो वाली स्थिति तो है कि अभी भी एक डर और की माहौल तो है वहाँ पर। इसके अलावा इसी बीच एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कुछ फैसला आया है उसको थोड़ा बताइए। अभी हाई कोर्ट का क्या कि अभी 2 मसले बेसिकली चल रहे थे वहाँ पर। एक तो ये था कि वहाँ के जो सदर हैं वो जामा मस्जिद के, हाँ, तो एक कमेटी हुआ करती थी हमेशा हर साल जब भी ये ईद से पहले जो रोज़े आते हैं तो रोज़ों के समय पर, रोज़ों से पहले उस मस्जिद को पेंट किया जाता था। वो हर साल होता था रमज़ान के पहले। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे कई लोगों ने बताया भी कि मतलब इस बार क्या हुआ कि उन्होंने खुद निर्णय न लेके, सदर जो है जफर, उन्होंने खुद निर्णय न लेके डीएम से परमिशन मांग ली कि भाई डीएम साहब हम इसको पेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको पेंट के लिए मना कर दिया। हालांकि कुछ मुस्लिम जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई कि मतलब हर साल हम ही करते हैं और हम ही इस कमेटी के को लीड कर रहे हैं, तो परमिशन लेने सदर, तो परमिशन लेने की क्या जरूरत थी? तुमने परमिशन लेके विवाद को और बढ़ा दिया। मतलब मुझे जो वहाँ के लोगों ने बताई। उसके बाद डीएम ने मना कर दिया तो ये लोग कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई 3 लोगों की एक कमेटी बनाई कि आप देखिए अगर क्या वहाँ पे अगर ज़रूरत है तो करवा दीजिए पेंट। लेकिन बाद में ये हुआ कि उसकी भी साफ़ सफाई हो रही है, लेकिन पेंट करने के लिए इस बार मना कर दिया गया। दूसरा ये था जो अभी कोर्ट ने बोला है कि उस मस्जिद को शाही जामा मस्जिद ना बोल के विवादित ज़मीन या विवादित ढांचा बोला जाए। जी। अभी ये 2 उसमें बड़े अपडेट हैं। जी। तो और आपकी स्टोरी में या संभल को लेकर आप कुछ और बताना चाहते हैं? बेसिकली 2 स्टोरी जो है ये 2 पार्ट में है। सेकंड पार्ट है मैं अपने जो हमारे दर्शकों ने बता दूं कि आपने हमारी अगर पहली कवरेज देखी होंगी संभल की, तो उसमें अस्पताल से जिनका हमने बातचीत की थी और जब उनके बयान आए थे, जब कैसे उन पे पुलिस दबाव बना रही थी, तो उन लड़कों का भी उसमें जिक्र है। तो मैं हसन के घर गया था। तो जब मैं हसन के घर पहुंचा था तो उसी समय हसन की बहन अपने भाई जो जेल में हैं अभी मुरादाबाद जेल में, वहाँ से मिलकर लौटी थी। उनके हाथ पे मोहर लगी हुई थी। तो बताना ये था कि हसन का जब हमने ये स्टोरी हम तब कर रहे थे तो जब वो टीएमयू में एडमिट थे तो हसन की बाजू में यहाँ गोली लगी हुई है, अजीम के पैर में गोली लगी हुई है। तो जब हसन का यहाँ पे गोली लगी हुई थी तो उस समय ये चल रहा था कि उसका ऑपरेशन होना है। तो उसकी बहन ने, तब भी हमने स्टोरी की थी, उसकी बहन ने हमको बताया था कि हसन का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली है, मुझसे अंगूठा ले लिया गया है क्योंकि अनपढ़ है, और उनका ऑपरेशन होना है कल। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि पुलिस ने उनको वहाँ से अस्पताल से अचानक से वहाँ से लेके चली गई और उनको जेल भेज दिया गया। अभी स्थिति है, उनके लॉयर से भी मेरी बात हुई। हसन की एक चिट्ठी भी है हमारी इस स्टोरी में। हसन ने जेल से भी चिट्ठी लिखी है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा हाथ ऐसा लग रहा है कि वो खराब हो गया है, मतलब सूख रहा है हाथ, और मतलब जल्दी से जल्दी कुछ भी करके ये करिए कि मेरा कम से कम इलाज हो जाए ताकि मेरे हाथ को बचाया जा सके। तो एक हाथ में उनके फ्रैक्चर है और एक हाथ में गोली लगी हुई है। तो उनकी बहन भी बता रही थी कि मतलब उसकी बहुत क्रिटिकल स्थिति है उनके हाथ की। मेरे लॉयर से भी बात हुई तो लॉयर भी यही कह रहे थे कि मैंने कोर्ट को बोला है कि कम से कम एटलीस्ट इनको अस्पताल में जाके इनका इलाज हो, भले गवर्नमेंट में ना हो, प्राइवेट में हम अपने खर्चे से इलाज कर लें, लेकिन इलाज जो है वो प्रायोरिटी पर रखा जाए क्योंकि उसका हाथ खराब होने की कगार पर है। जी। बहुत सारे लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि जो भीड़
द्वारा जो हिंसा फैलाई जाती है, दंगा होता है, उसमें अंततः लोगों का ही नुकसान होता है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। चाहे दिल्ली राइट्स का मसला हो, अगर कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति इसको बढ़ाता है या बढ़ाने की कोशिश करता है, वो निकल जाता है और भुगतते वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे होते हैं। या तो पुलिसिया कार्रवाई में या भीड़ में उनको चोट लग जाए, किसी को गोली लग जाती है, किसी की मौत भी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, खुद भी दूर रहें और लोगों को दूर रहने की कोशिश भी करें। और अवधेश की इस रिपोर्ट को आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं और इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ज़रूर देखिए, क्योंकि एक ज़रूरी रिपोर्ट है। प्रतीक से हम एक और स्टोरी है उनकी, उस पर हल्का बात करना चाहते हैं। जो हमारा एक हिंदू राष्ट्र सेना प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी पहली रिपोर्ट आ चुकी है, आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। जो मध्य प्रदेश है उसमें लव जिहाद को लेकर है। ये भी पेबॉल के पीछे स्टोरी है, तो इसके बारे में भी, इस स्टोरी के बारे में भी हम थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे, ताकि लोग अगर इसको ज़रूर मतलब पढ़ना चाहें। तो ये बेसिकली मतलब एक अपना वो जैसे बसने वाला हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली उसका फर्स्ट पार्ट है जी। तो इसमें मतलब जनरली ऐसा होता है कि अगर चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर हो जी, तो वो बहुत एक मतलब एक मजबूत चीज मानी जाती है। बिल्कुल। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि एक मैरिज ऑफिसर जी, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को मतलब उनके ऑर्डर को बिल्कुल तवज्जो ना देकर उनको उसको बिल्कुल साइडलाइन करके जी, अपना ही कोई नया डिसीजन दे रहा है। जी, तो एक कपल है अंकिता राठौर और हसनैन करके। जी, ये लोग मतलब पिछले कुछ 4-5 सालों से ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी, जी, और मतलब उनका अफेयर है दोनों का। जी, और दोनों के मतलब अंकिता की फैमिली को भी पता था कि ये उसका दोस्त है, मतलब ऐसा सब कुछ था। बट जब इन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हम शादी करेंगे दोनों, जी, तो तब से वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। जी, वो प्रॉब्लम शुरू हुई कि ऐसी कि पहले तो उनको ही मतलब जो लड़की है उसके फैमिली मेंबर्स ने उनको धमकाया। फिर वो दोनों जाके भोपाल में रहने लग गए। भोपाल में वो लिव इन में रहे काफी समय। और फिर उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम अब शादी करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। तो फिर जबलपुर आते हैं वो। तो वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली जो एक एप्लीकेशन भरनी पड़ती है जी, वो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो पब्लिकली हो जाता है जाहिर वगैरह। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये किया तो उसके बाद हो गया ये कि वो टी राजा सिंह जो है हैदराबाद से एमएलए है, जो बीजेपी का, हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का, हम्म, तो वो उसने उसको लेके एक उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी, उसको लेके उसने बयान जारी किया कि मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ जबलपुर में कि ये शादी ना हो पाए। और मतलब काफी मुस्लिम्स के अगेंस्ट थोड़ी सी इंफ्लेमेटरी लैंग्वेज यूज करते हुए इस तरीके से वो जारी किया। वो तो तो करते वहाँ भी पे हैं। जो, हाँ वो करता ही है वो। तो वहाँ पे जो उसके बाद जो जबलपुर के जो राइट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे वो भी एक्शन में आ गए और उन्होंने काफी बड़ा वहाँ पे बवाल कर दिया। मतलब एक वो बंद करा दिया जहाँ पे वो इसका घर है, इस लड़के का घर है हसनैन का, वो पूरा इलाका बंद करवा के पूरा बहुत बवाल हो गया उसको लेकर, वो पूरा वायरल हो गया। उसके बाद इन्होंने अपनी आपत्ति लगा दी, इनकी वापस शादी लटक गई। इनको 1 महीने बाद का समय दिया था। अब फिर ये लोग वापस कोर्ट में गए तो उन्होंने प्रोटेक्शन भी मांगा कोर्ट से, कोर्ट ने इनको प्रोटेक्शन भी दिया। तो कोर्ट में इनका जो वकील था, जो इनिशियली वकील था, तो उसने कोर्ट में ये लिख दिया कि भाई मैं अपना वकालतनामा विड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पुलिस से थ्रेट है। ठीक है। अब इसमें मतलब जो इस दौरान इसमें चल रहा था ना, तो जितने भी ऐसे कट्टरपंथी संगठन है ये पूरे एक्शन में थे उसमें। और इसमें कैसे वो एक्शन में होते हैं और उसके साथ में स्टेट के कुछ जो फैक्टर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी, जी, जैसे ऑफिसर एडिशनल कलेक्टर लेवल का आदमी, जी, जी, ठीक है, तो वो है, या पुलिस के लोग हैं। 2 लड़का लड़की को अलग अलग, अभी जो लड़की है वो एक बाल निकेतन में रहती है, लड़का पुलिस लाइन में पुलिस प्रोटेक्शन में रहता है। अच्छा, लड़के को फोन नहीं दिया हुआ जबकि उसको कोर्ट ने ऑथराइज किया है। वो दोनों के बीच बातचीत नहीं होती है। अच्छा, ठीक है, बातचीत नहीं होती है। अगर कोई लड़की से मिलने भी जाए तो वहां पे ऑलरेडी एक पुलिस वाले मतलब एक महिला पुलिस रहती हैं, वो मतलब सिक्योरिटी देने से ज्यादा उनका वो रहता है कि ये लड़की किससे क्या बात कर रही है, अच्छा, मतलब उसकी पूरी बातों पे निगाह रखना। इस तरीके से पूरा उनका चल रहा है बहुत काफी समय से। जी, अब फाइनली जनवरी में कोर्ट ने जब हियरिंग ली तो स्पेशल जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट थे
उन्होंने सीधा उसमें जजमेंट दिया भाई, लैंडमार्क जजमेंट दिया, हम्म। जिसको ऐतिहासिक जजमेंट बोलते हैं। हम्म। इसके पहले जितने भी इस तरह के केसेस थे उसमें कुछ एक जजमेंट और भी था आया था। तो एक ऐसी कपल था, उनकी शादी नहीं हो पाई थी हम्म। स्पेशल मैरिज, लेकिन इन्होंने एक जजमेंट दिया स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली ये शादी हो सकती है। जी। और वो ऑर्डर पास हुआ, लैंडमार्क जजमेंट हुआ, ठीक है। हम्म। चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है जी। जी। कि भाई इनकी शादी करवाई जाए अब। हम्म। मतलब वो हो गया पूर्व वहां से। उसके बाद ये जो मैरिज ऑफिसर एडिशनल कलेक्टर है उसको कांटेक्ट करते हैं। हम्म। तो वो बोलता है नहीं आप एक काम करिए, फ्रेश एप्लीकेशन कर दिए, तो वो भी कर देते हैं। हम्म। और उनको खुद तारीख देता है कि इस तारीख को आपको यहाँ पे आना है और ये यहाँ पे शादी होगी। उस दिन दोनों को जानबूझ के वहां पे 4:30 बजे तक लाया नहीं जाता है। हम्म। मतलब जो दिन मुकर्रर है उस दिन 5 बजे तक का समय रहता है। जी। जी। तो वहां पे लाया नहीं जाता, और जब लाया जाता है हम्म। तो वो उनसे साइन कराता है और बोलता है कि ये मैं खारिज कर रहा हूँ, आपका एप्लीकेशन खारिज कर दिया। और उसमें उसने जो हिंदूवादी संगठनों के जो ये थे, उनकी जो मतलब पैरवी, जो वो मतलब जो भी अपनी दलील दे रहे थे, हम्म। उसको मेंशन किया है उसने अच्छा। कि ये इस तरीके से, और मतलब कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को, गजवा हिंद का उनका वो है, और हिंदू लड़कियों को वो यूज करके उनसे बच्चे पैदा कराने के लिए, मतलब तो इस तरीके के मतलब वो सब चीजें उसने अपने कोर्ट, उसने मेंशन, मतलब उसने मेंशन किया डिसीजन में कि ये चीजें हैं, ये चीजें, ये चीजें हैं। हम्म। और ये जो पिछली बार जो कोर्ट ने इस तरीके की शादी नहीं होने दी थी। हम्म। और सोचिए आप, चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर, हम्म। उसको उसने साइडलाइन करके अपना हम्म। डिसीजन दे दिया एक मैरिज ऑफिसर ने, एक एडिशनल कलेक्टर रैंक का ऑफिसर हम्म। कहाँ, और एक कहाँ, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जी। तो यहाँ पे सीधा इन्वॉल्वमेंट दिखता है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो इस तरीके के संगठन है, जी। या जो भी शासन के इस तरीके के लोग हैं, जी। उनका इनका मतलब एक गठजोड़ रहता है पूरा, तब जाके फिर ये स्थिति प्रॉब्लम्स बनती क्रिएट है। होती है। वरना ऐसे कोई कोई भी संगठन आके कल के दिन मैं पहुंच जाऊं, हाँ भाई मैं शादी नहीं करता, तो ऐसे जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता है स्टेट मशीनरी का, जी। तब तक वो ऐसा। और ये मध्य प्रदेश में ये चीज देखने, मतलब वाकई देखने लायक है, मतलब ये हैरानी की बात है ये। जी। जी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का ऑर्डर ऐसे ही साइड पटक दिया तुमने। हाँ तो और उसमें एक डेवलपमेंट बताता हूँ मैं, अभी जी। हुआ जी। है। तो उसी परसों के दिन एक कंटेम्प्ट उसमें एक हियरिंग हुई थी उसमें। जी। जी। तो वहां पे जो सिंगल बेंच जज थे, तो उन्होंने बोला कि कौन है ये मैरिज ऑफिसर, मतलब उनका ये था, हम्म। कौन है मैरिज ऑफिसर, नेतागिरी कर रहे हैं ये लोग। हम्म। और बोले इस तरीके का जो एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया गया है उसको इस तरीके से ये लोग नेतागिरी, मतलब बहुत बुरी झाड़ लगाई उन्होंने उसको तो लेके। देखते हैं कि वो जो मैरिज ऑफिसर हैं बात मानते हैं कि नहीं। और इस तरीके की और कई रिपोर्ट आने वाली है इस सेना प्रोजेक्ट के जरिए। तो आप हमारी इस रिपोर्ट को पढ़िए, और कई रिपोर्ट आने वाली है तो उसको भी पढ़िएगा। साथ ही हमारा एक दूसरा एनएल सेना प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उसको सपोर्ट कीजिए। ये है कि भारत में किस तरीके से पुलिस सिस्टम काम कर रहा है, द इम्प्यूनिटी ऑफ इंडियंस पुलिस। तो आप हमारी सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि दें, ताकि हम इस तरीके की रिपोर्ट आप तक ला सकें। तो अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं, और इसमें जो भी हमारे मेहमान होते हैं उनसे रिकमेंडेशन लेते हैं। तो प्रतीक जी, आपका क्या रिकमेंडेशन है इस बार? तो मेरा रिकमेंडेशन है कि माँ श्वेता देवी की मास्टर साहब पढ़िए। हाँ। ये बिहार के एक गांव की कहानी है, भोजपुर में कैसे नक्सलाइट मूवमेंट पनपा था, जी। कैसे बढ़ा था, और उसके पीछे कौन, एक एक टीचर थे जो जी। जो उसमें मतलब एट्रोसिटी, दलितों के साथ जो अत्याचार होते थे उससे खिलाफ खड़े हुए थे, और फिर वो चीजें आगे बढ़ती गई। उनकी महाश्वेता देवी काफ़ी ऐसी स्टोरी लिखती रही हैं, किताबें। उनका 1084 की माँ उन्हीं का है, जिस पे एक फिल्म भी बनी है। वो पश्चिम बंगाल में कैसे लेफ्ट काम कर रहा था। मुझे अगर ठीक से याद है तो उसमें जया जया बच्चन जया बच्चन, उसमें यहाँ लीड एक्ट्रेस थी। तो इस किताब को पढ़िए। अधीश जी, आपका रिकमेंडेशन क्या है? मेरा रिकमेंडेशन इस बार कोई किताब नहीं है, कोई एपिसोड नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस बार बीएसपी, मायावती, आकाश आनंद, उनके भाई, और लगातार ऐसी खबरें आ रही कि पार्टी ख़त्म होने जा रही है। तो ये- मैं आज मतलब मायावती मीडिया में भी बहुत समय से नहीं आती हैं, जी। तो मैं भी कहूँगा कि हाँ, मीडिया से बिल्कुल दूरी बना रखी है उन्होंने, और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं उनके 2 इंटरव्यू सजेस्ट करूँगा कि देखे जाएँ। एक तो शेखर गुप्ता ने करीब 2005 के आसपास
इंटरव्यू लिया था उनका, उन्हीं के घर में, आवास में। तब काशीराम साहब की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरे ख्याल में 2005 की बात है ये, 2005 के आसपास ये इंटरव्यू लिया था। तो एक तो वो देखा जाना चाहिए। इसके अलावा रजत शर्मा का जो आपकी अदालत आता है, उसमें मायावती गई थी, तो कैसे पत्रकारों के तीखे जवाब वो देती थी, किस लिए जानी जाती थी, एक महिला के तौर पे, एक दलित पॉलिटिशियन के तौर पर। आज एक जो उनका एक पूरा वर्चस्व था वो कैसे ढहता सा जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है दिन पर दिन। मतलब पार्टी में लोग जुड़ नहीं रहे, बस निकल ही रहे हैं कि आज आकाश को निकाल दिया। हाँ, मुझे आखिरी बार याद नहीं कि कभी ऐसी खबर है कि फलाने व्यक्ति ने ज्वाइन किया। हाँ, मतलब यही सुन रहे लंबे समय से, निष्कासित हो गया, इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। चर्चा का विषय अगला पॉडकास्ट बस इस पे कर सकता है तू। मेरा रिकमेंडेशन है, जो एक तो प्रतीक गोयल की जो मध्य प्रदेश में जो लव जिहाद, कथित लव जिहाद का मसला है, और कैसे प्रशासन, कैसे सरकारी अमला उसको पानी दे रहा है, जो एक फ्रिंज एलिमेंट जिस पे एलिगेशन लगाते हैं उसमें उसको और मजबूत कर रहा है। इस रिपोर्ट को पढ़ें। दूसरा, G5 पर एक सीरीज आई है क्राइम बीट, जो जर्नलिज्म से जुड़ी हुई है। हालांकि फिल्म किस नतीजे पे पहुंचती है वो थोड़ा, मुझे सीरीज किस नतीजे पे पहुंचती है थोड़ा मतलब मज़ा नहीं आया, पर उसमें कई बातें हैं जब आप देखेंगे तो। जर्नलिस्ट का जीवन, उसमें एक डायलॉग है कि ये बाईलाइन का चक्कर बहुत ख़राब होता है, एक बार लग जाए तो छूटता नहीं है। तो आप इस सीरीज़ को देखेंगे, मज़ा आएगा। G5 पे है। तो इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है। अगर आपने अब तक न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके ही सहयोग से अवधेश संभल जा पाते हैं, प्रतीक मध्य प्रदेश जा पाते हैं, और मैं अलग अलग राज्यों से स्टोरी कर पाता हूं। मेरे दूसरे साथी रिपोर्टर भी अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट करते हैं वो सिर्फ आपके सहयोग से मुमकिन हो पाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी कॉरपोरेट या किसी सरकार से 1 रुपये का भी विज्ञापन नहीं लेता। हम सीधे तौर पर आप पर, यानी हमारे सब्सक्राइबर या हमारे जो चाहने वाले हैं उन पर निर्भर करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी तमाम रिपोर्ट को पढ़िए, दूसरों के बीच उसे भेजिए। और इसके अलावा हमारा पॉडकास्ट कैसा लगता है आपको, हमें ज़रूर बताइए। हम तमाम लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। हम सबका ईमेल आईडी है, बहुत सिंपल है, basant@newslaundry.com। ऐसे ही अवधेश का है, अवधेश@newslaundry.com। प्रतीक का है, प्रतीक@newslaundry.com। आप हमें अपना सुझाव भेज दीजिए, कोई स्टोरी आइडिया वो भी भेज दीजिएगा, हम उस पर काम करेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.